तो क्लास 10 की केमिस्ट्री के वीडियो में हमने पिछले वीडियो में देखा कि एसिड बेसिस कॉन्सेप्ट एंड सॉल्ट्स के इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आरएनएस के कॉन्सेप्ट पे बात की थी। मैंने आरएनएस के आयनाइजेशन थियरी या आयनिक थियरी के बारे में आपको डिटेल में बताया था और आज उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा अपने दूसरे वीडियो। ये हमारे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का सेकंड पार्ट है। दिस इज़ पार्ट टू। मेरा पार्ट फर्स्ट जो था एसिड बेसिस इस चैप्टर का, वो आर्हेनियस थियरी पे आधारित था। दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन आर्हेनियस आयनिक थियरी। सो आज उसी थियरी का इस्तेमाल करके मैं आपको इसी टॉपिक को आगे बढ़ा के एसिड्स बेसिस की डेफिनेशन, सॉल्ट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम एसिड्स और बेसिस के बारे में बात करेंगे कि आर्हेनियस की थियरी का इस्तेमाल करके कैसे हम एसिड्स को और बेसिस को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट फ्रॉम एसिड्स। एसिड्स हमारा पहला टॉपिक होगा। एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट इज एसिड। सो आई विल जस्ट टेल यू अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस आयोनिक थियरी, एसिड्स आर those aqueous solution of a substance which give हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन कैटायन बोलेंगे क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज को हम कैटायन बोलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। हाइड्रोजन कैटायन हाइड्रोजन कैटायन आयन को हम H पे प्लस से डिनोट करते हैं, H पे प्लस इन वाटर। तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है, देखिए एसिड्स आर, ये जो डेफिनेशन है एसिड की, ये आर्हेनियस की आयनिक थ्योरी पे आधारित है। मतलब आर्हेनियस की आयनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग आर्हेनियस ने एसिड्स की हमें डेफिनेशन दी थी। आर्हेनियस ने हमें ये बताया था कि एसिड्स आर दोज एक्वियस सोल्यूशन। मतलब जो एसिड्स होते हैं वो किसी सब्सटेंस का, ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब किसी सब्सटेंस का वो एक्वियस सोल्यूशन होता है। एक्वियस मतलब जिसको किसी भी चीज़ को हम वाटर में अगर डाल दें तो जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, एक्वियस होगा। विच गिव, जो देता है हाइड्रोजन कैटायन, ऐसा सब्सटेंस जिसका एक्वियस सोल्यूशन हमें हाइड्रोजन कैटायन देता है वाटर में, मतलब एक्वियस है तो वाटर ही होगा, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। तो एसिड्स आर दोज एक्वियस सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब किसी सब्सटेंस, एसिड किसी सब्सटेंस के वो एक्वियस सोल्यूशन है जो हमें वाटर में क्या देते हैं, हाइड्रोजन कैटायन देते हैं, दैट इज हाइड्रोजन आयन। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, दिस इज अंडर या एज पर या अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस आयनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है एसिड्स की। और ये एक चीज़ जान लीजिए, ओल्ड थियरी है एसिड्स की। ये क्या है, आर्हेनियस थ्योरी क्या मानी जाती है, ये ओल्ड थियरी मानी जाती है, ओल्ड थियरी। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल हमें क्या कहता है। एग्जाम्पल में मैं आपको दे सकता हूँ एग्जाम्पल एसिटिक एसिड का, CH3COOH का अगर हम एग्जाम्पल लें, दिस इज़ व्हाट, एसिटिक एसिड। ये क्या है, एसिटिक एसिड है। तो हमने इसका एक्वियस सोल्यूशन लिया। तो जब ये, क्योंकि आर्हेनियस नहीं बताया था कि रिवर्सिबल होते हैं, तो इस तरह का तीर लगाएंगे डिसोसिएशन में। सो ये क्या होता है, ये टूटता है, CH3COO पे माइनस साइन हो जाता है, माइनस चार्ज हो जाता है, प्लस H पे प्लस, तो ये एसीटेट आयन हो जाएगा। दिस इज एसीटेट आयन। और ये क्या है आपका, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन बोले चाहे कैटायन बोल दीजिए। तो चूंकि क्या है, अब ये क्या है, ये एक सब्सटेंस है, एसिटिक एसिड एक सब्सटेंस है। तो इसको जब हमने वाटर में मिलाया, इसका एक्वियस सोल्यूशन बनाया, तो हमें एक्वियस के ही फॉर्म में एसिटेट आयन मिला, और हमें एक्वियस ही क्या मिला, पानी के साथ मिला हुआ है क्या मिला, हाइड्रोजन आयन मिला। तो इसने हाइड्रोजन आयन दिया ना, जब हमने इसका एक्वियस सोल्यूशन बनाया एसिटिक एसिड का, हमें क्या मिला, हाइड्रोजन आयन। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, एज पर आर्हेनियस थियरी,
जो डेफिनेशन बनती है एसिड की कि वो सब्सटेंस जो वाटर में मिलाने पे हमें हाइड्रोजन आयन दे देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो इसने ही दिया है तो ये क्या बन गया, एसिड। इसका मतलब क्या है, इसलिए ये एसिड है, ये क्या है, एक एसिड है। जो जो देंगे हाइड्रोजन आयन वो क्या होंगे, एसिड होंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऐसे ही HCl मान लीजिए है, तो HCl का भी अगर हम एक्वियस सोल्यूशन ले लेते हैं, एक्वियस को मैं शॉर्ट फॉर्म में AQ लिखता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, H+ मिलेगा प्लस Cl पे माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन है, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आयन आपको दिख गया, इसका मतलब क्या है, इसी की वजह से ये भी क्या है, एक एसिड है। तो दीज आर एग्जाम्पल। सिमिलरली यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ HNO3। HNO3 क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है। तो हम इसको अगर इसका एक्वियस सोल्यूशन ले लेते हैं तो ये क्या होगा, H+ में और प्लस NO3 माइनस में टूट जाएगा, तो यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन आयन मिल गया। तो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन ये भी क्या है, एक एसिड है। तो ये आर्हेनियस की थियरी थी, आर्हेनियस ने इसी प्रकार से डिफाइन किया था। अब जैसे मैंने एसिड्स को डिफाइन किया, वैसे ही अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थियरी आई विल ट्राई टू डिफाइन बेसिस। बेसिस को भी मैं आर्हेनियस की थियरी के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस आयनिक थियरी, जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, अगर आप एग्जाम में भी लिखते हैं तो आप ये जरूर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस आयनिक थियरी बेसिस आर those bases are those aqueous solution of a substance, aqueous solution of a substance which give हाइड्रोक्सिल। यहाँ पे एसिड्स में हाइड्रोजन आयन था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल क्योंकि नेगेटिव होता है तो एनायन कहेंगे, मैंने नेगेटिव को एनायन कहा था। एनायन इन, और इसको हाइड्रोक्सिल आयन को हम OH पे माइनस से डिनोट करते हैं, इन वाटर। सो मैं फिर से बता दूं आपको, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस की थियरी के अकॉर्डिंग आर्हेनियस ने जो हमें बेसिस की डिफिनेशन दी, उसके अकॉर्डिंग ये था कि बेसिस किसी सब्सटेंस के वो एक्वियस सोल्यूशन होते हैं जो हमें हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। और हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, OH पे माइनस इन वाटर। एग्जाम्पल देखिए, ये डेफिनेशन आर्हेनियस ने दी थी कि कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, उसको आप पानी में डालिए, अगर वो सब्सटेंस आपको हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, OH पे माइनस दे रहा है, तो वो बेस होगा वो सब्सटेंस। अगर H+ दे रहा है तो वो एसिड होगा। सो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम NaOH ले लेते हैं। NaOH का आप एक्वियस सोल्यूशन ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये क्या होगा, ये Na पे प्लस में टूटेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, OH पे माइनस। तो ये क्या दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन। इसका मतलब क्या है, ये बेस है, ये क्या है, बेस है। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल यू कैन गेट दैट कैन बी KOH। अगर मान लीजिए KOH है, इसका एक्वियस सोल्यूशन ले लीजिए, तो ये क्या होगा, ये K पे प्लस और प्लस OH पे माइनस में टूट जाएगा, तो यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल आयन आ गया। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, बेस है। दिस इज ऑल्सो अ बेस। सिमिलरली यू कैन गेट अनदर, आई विल जस्ट टेल यू दैट अनदर एग्जाम्पल इज बेरियम डाईहाइड्रोक्साइड जो होता है, BaOH ट्वाइस। इसका भी अगर इसका एक्वियस सोल्यूशन ले लें, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सब भी एक्वियस ही होंगे, क्योंकि पानी है तो पानी में ही टूटेंगे ना। तो यहाँ पे ये Ba पे 2+ हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2OH पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस ये होता है। आयनिक थ्योरी ये भी कहती है आर्हेनियस की कि कैटायंस की संख्या, नंबर ऑफ कैटायंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस होता है। अगर यहाँ पे 2 नेगेटिव एनायंस हैं तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव कैटायंस भी होंगे, तो वहाँ पे ये भी है। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन, इसका मतलब भी क्या है, बेस है। तो बेरियम, ये बेरियम डाईहाइड्रोक्साइड है, तो ये भी क्या है, एक बेस है एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखिए एक्चुअली, अब यहाँ पे लिमिटेशन देखिए इस थियरी, आर्हेनियस ने, ये तो ठीक है कि आर्हेनियस ने डिफाइन कर दिया एसिड्स और बेसिस को अपनी थियरी का इस्तेमाल करके या अपनी आयनिक थियरी को इस्तेमाल करके,
लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये कह रहे हैं कि वो सब्सटेंसेस जो पानी में मतलब जब जो एक्वियस सॉल्यूशन बन जाता है तो हमें वो हाइड्रोजन आयन अगर देता है तो वो एसिड होगा, हाइड्रोक्सी आयन अगर देता है तो वो बेस होगा। चलिए ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे क्या है, वही एसिड्स बेसिस की ये बात भाई। आयन देने का मतलब क्या है, उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा। तो कोई ज़रूरी है कि हर एसिड या हर बेस पानी में डिसॉल्व हो जाए? बहुत सारे ऐसे बेसिस एसिड्स हो सकते हैं जो पानी में डिसॉल्व या पानी में घुलेंगे नहीं। तो जहाँ पे ऐसे एसिड्स जो पानी में घुलेंगे, वही आर्हेनियस की थियरी का मतलब आर्हेनियस की बताई गई डेफिनेशन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो ऐसे को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे एक लिमिटेशन आ गया ना, तो यहीं पे ये थियरी फ्लॉप हो जाती है। हालांकि ये थियरी जानना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जितने भी वाटर में सॉल्युबल एसिड्स या बेस हैं, ऐसे एसिड्स बेस जो पानी में घुल जाते हैं, वो तो इस डिफिनीशन को सेटिस्फाई करते हैं। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देकर के हमें एसिड्स और बेसिस की पहचान कराते हैं। लेकिन वो एसिड्स और वो बेसिस जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, पानी में डालने पे घुलते नहीं हैं, उनको तो इस थियरी से हम डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो पानी में सॉल्युबल ही नहीं होंगे, तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम आ गई, इसलिए अब जो है इसका मतलब हमें दूसरा कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, या इस थियरी को, या इन्होंने जो डेफिनेशन दी आर्यनियस ने, तो इसको हमें बढ़ाने की जरूरत, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत, इसको और हमें जनरलाइज करना पड़ेगा, ताकि और भी बहुत सारे एसिड्स जो पानी में सॉल्युबल नहीं है लेकिन वो एसिड हैं, तो हमें उनको कवर करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब ये थियरी यहाँ पे फ्लॉप पाई गई, तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इनकी डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया। तो अब हम जो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि एसिड बेस का, ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस का, लेकिन ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी जो कॉन्सेप्ट है वो एसिड बेस का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। सो तो अब हम, चूँकि आपने देखा, मैंने आपको अभी बताया कि जो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे एसिड बेस जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है उनके लिए फ्लॉप हो जाता है, उनकी पहचान नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि जब वाटर में घुलेंगे तभी वो आयनाइज्ड होंगे। आयनाइज मतलब आयंस में चेंज होंगे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटेंगे। लेकिन जो पानी में सॉल्युबल नहीं है वो कैसे टूटेंगे? तो आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे, आप कहेंगे वो पता नहीं क्या है, क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोजन आयन। तो इसीलिए वो ओल्ड कॉन्सेप्ट बन जाता है, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाता है कुछ एसिड्स की पहचान करने में जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं। तो इसलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और ये कॉन्सेप्ट दिया दो साइंटिस्ट ने मिलकर, एक ब्रॉन्स्टेड, दूसरे लॉरी। तो इसको इसीलिए हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो मैं अब इसके पीछे थोड़ा सा लैंग्वेज देंगे आपको, ताकि आप इसको एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकें। सो सीन्स द definition offered मतलब दिया गया by Arrhenius for acids and bases are only applicable to those acids and bases which are soluble in water, water. Therefore this definition cannot be used to define those acids and bases which are not soluble in water. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दे दे रहा हूँ ऐसे एसिड बेसिस का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दो हैं, एक है फिनॉल,
फिनॉल है और एक दूसरा जो है पिरिडीन। फिनॉल और पिरिडीन जो है ऐसे एसिड्स या बेस हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। ये सॉल्युबल नहीं, पानी में डालने पे घुलते नहीं हैं, लेकिन अब इसकी पहचान आर्हीनेस के हिसाब से तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ब्रॉन्स्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट को लाना ज़रूरी हो गया। तो इन्होंने इसको डिफ़ाइन किया जिसके तहत ऐसे एसिड्स या बेस जो पानी में सॉल्युबल नहीं है उनको भी हम पहचान कर सकते हैं। तो अब जैसे फिनाल का अगर हम फॉर्मूला देखें केमिकल, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH और पिरिडीन का होता है C5H5N। तो ये हो गया इनका फॉर्मूला। अब चलिए एक चीज़ देखते हैं कि अब ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में हम इसको पढ़ेंगे। तो हैंस ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी gave more generalized definition of acids and bases which was based on proton exchange मतलब लेन देन इन 1923। तो अब मैं इसको फिर से डिफाइन कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। देखिए ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो था, चूँकि आपको भी पता, सिंस द डिफिनेशन बाई आर्हेनियस फॉर एसिड्स एंड बेसिस आर ओनली एप्लीकेबल टू दोज एसिड्स एंड बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। जो कि आर्हेनियस के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई थी एसिड्स और बेसिस की, वो उनके लिए उपयोगी थी। एप्लीकेबल मतलब उपयोगी, जो पानी में सॉल्युबल हो, जो पानी में घुल जाए। देयरफॉर दिस डेफिनेशन कैनॉट बी यूज्ड, ये डेफिनेशन यूज़ नहीं किया जा सकता है टू डिफाइन, मतलब डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए दोज एसिड्स एंड बेसिस, वो एसिड्स और बेस जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। जैसे एग्जांपल में फिनॉल एंड पिरिडीन, ये दो ऐसे, ये एसिड है, ये बेस है। ये ऐसे एसिड बेस है जो पानी में घुलते नहीं है, तो आर्हेनियस के हिसाब से तो इसको हम पता ही नहीं कर पाएंगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। इसीलिए ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट मार्केट में आता है। सो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी गैव मोर जनरलाइज डेफिनेशन, उन्होंने और जनरलाइज, मतलब इनका जो आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ पर्टिकुलर हो गया, वो तो वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। लेकिन जो इनका ब्रॉन्स्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा और जनरल था, वो और चीज़ों को, हर तरह के एसिड्स को कवर करने की कोशिश कर रहा था। और ये किस चीज़ पे बेस्ड था? ये प्रोटॉन एक्सचेंज पे बेस्ड था। और इन्होंने कब दिया था इस थियरी को? 1923 में, 1923 में। अब देखिए प्रोटॉन मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रोटॉन को यहाँ पे समझने के लिए, प्रोटॉन आप जानते हैं ना, एटम के न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन वो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी एटम है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन यहाँ पे समझ लीजिए हाइड्रोजन आयन H+ को ही हम क्या कहते हैं? अभी देखिए, क्योंकि आप जान सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन है एक, अब देखिए अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा। तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या? सिर्फ प्रोटॉन ही बचेगा। इसलिए हाइड्रोजन आयन को ही हम प्रोटॉन कहते हैं। अगर मैं कहीं प्रोटॉन की बात करूँ, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन ही प्रोटॉन है। वो अपने आप इलेक्ट्रॉन को, जैसे ही उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, वो अपने आप प्रोटॉन बन जाता है। सो इसको, इस पे बेस्ड इन्होंने डेफिनेशन दिया था ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने। सो नाउ डेफिनेशन ऑफ एसिड्स अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। देखिए अभी तक मैंने जो आपको अभी एसिड और बेस की जो डेफिनेशन बताई वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे था, लेकिन आर्हेनियस फ्लॉप हो गया ऐसे एसिड बेस के लिए जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। लेकिन ये ऐसा ब्रॉन्स्टेड लोरी ने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिससे हम दोनों प्रकार के एसिड्स और बेसिस को पहचान सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जो पानी में सॉल्युबल हैं उनको भी, जो पानी में सॉल्युबल नहीं है उनको भी। तो आर्हेनियस तो सिर्फ उन्हीं के लिए था जो पानी में सॉल्युबल थे, लेकिन ये दोनों के लिए, जो सॉल्युबल हैं उनके लिए भी, जो सॉल्युबल नहीं है उनके लिए भी। तो इस हिसाब से ये ज़्यादा यूजफुल हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट। सो डिफिनीशन ऑफ एसिड्स अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या कहा है, मतलब इन्होंने एसिड की क्या परिभाषा या क्या डेफिनेशन दी, ये मैं बताऊंगा। सो acids are those substances
substances which can donate proton to another substance। तो यहाँ पे डेफिनेशन बन गई, प्रोटॉन आपके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड हो गया। तो एसिड्स क्या होते हैं, देखिए आर्यनेस ने ये कहा कि जो पानी में डालने पे हाइड्रोजन आयन दे दें वो एसिड्स होते हैं, जो हाइड्रोक्सिल आयन दे दें वो बेस होते हैं। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने ये नहीं कहा। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने ये कहा कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन दे सकते हैं। प्रोटॉन दे सकते हैं मतलब हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं। प्रोटॉन मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको ना, हाइड्रोजन आयन को ही हम प्रोटॉन कहते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने ये दोनों मिलके ये कहे कि हर वो सब्सटेंस एसिड होगा जो किसी दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन दे सकता है। जो प्रोटॉन दे सकता है वो क्या होगा, वो हमेशा एक एसिड होगा। सो एग्जाम्पल के तौर पे मतलब, तो या हम इसी डिफिनेशन को मतलब प्रोटॉन देना मतलब डोनेट करना, दान करना, ये जो प्रोटॉन दे सकता है। तो वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनर होता है उसको हम एसिड कहते हैं। अब एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं, जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो होता क्या है एक्चुअली, तो ये एक्चुअली यहाँ से हाइड्रोजन आयन जाता है, यहाँ से ये जो H है ये हाइड्रोजन आयन जाता है इस H2O मतलब ये वाटर है, सॉरी वाटर के पास, यहाँ से H प्लस जाता है। तो जब H प्लस जाता है इसके पास तो यहाँ पे इसमें एक H2 है तो ये एक और H चला जाता है तो ये H3O बन जाता है और इस पर प्लस चार्ज रहता है। और प्लस यहाँ पे बचता क्या, इसमें Cl माइनस बचेगा। तो इसने H प्लस इसको दिया, वाटर को दिया, इसका मतलब H प्लस मतलब प्रोटॉन दिया। तो HCl क्या हो गया, इसने प्रोटॉन दे दिया किसी दूसरे सब्सटेंस मतलब वाटर को, यहाँ पे दूसरा सब्सटेंस वाटर है तो इसने दिया, इसका मतलब ये क्या है, प्रोटॉन डोनर हो गया। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेज विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स टू अनदर सब्सटेंस। तो इसने हाइड्रोजन आयन वाटर को दिया HCl ने, तो हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन दे दिया, तो यानी ये प्रोटॉन डोनर है, इसलिए ये क्या हो गया, एसिड हो गया। क्योंकि ये क्या है, प्रोटॉन डोनर हो गया, प्रोटॉन डोनर। और प्रोटॉन डोनर क्या होता है, एसिड होता है। तो ये एक तरीके यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट से मैं एसिड बता रहा हूँ। अब नाउ दूसरा एग्जांपल अगर हम लेंगे तो हम कह सकते हैं, ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल इसमें आप लैंग्वेज भी दे सकते हो कि व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड is when we dissolve HCl in water then HCl gives proton to water। so ये हम लैंग्वेज लिख सकते हैं। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूँ, when अमोनिया गैस NH3 जो होता है is dissolve मतलब मिलाया जाता है या घोला जाता है, dissolve with water then NH3 मतलब अमोनिया रिसीव्स प्रोटॉन। ये डोनेट नहीं करता, ये रिसीव करता, ये प्रोटॉन देता नहीं है अमोनिया, ये प्रोटॉन लेता है किससे, वाटर से। रिसीव्स प्रोटॉन मतलब H प्लस फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पे ये होता है डेफिनेशन के तौर पे। तो अब NH3 है, NH3 जब वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन आता है इसके पास, तो यहाँ से H प्लस मतलब प्रोटॉन आता है। तो प्रोटॉन यहाँ पे रिसीव हो गया, इसका मतलब इसने प्रोटॉन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे NH3 था ही NH4 हो जाएगा। तो ये NH4 पे आपका हो जाएगा प्लस एन, यहाँ पे फिर H निकल जाएगा तो OH बचेगा, OH माइनस। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोटॉन रिसीवर है, प्रोटॉन रिसीवर को। अब देखिए प्रोटॉन ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन दे सकता है वो एसिड होता है, लेकिन जो प्रोटॉन ले सकता है वो क्या होगा, वो हमेशा बेस होगा।
मतलब बेस प्रोटॉन रिसीवर होता है और एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनेटर होता है। ये प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन दोनों डोनेट करता है, ये प्रोटॉन रिसीव करता है जो बेस होता है। यानी यहाँ पे NH3 अमोनिया गैस क्या है, ये एक बेस है ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। हाँ, तो यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हैं बेस की डिफिनीशन भी दे सकते हैं बेसिस के बारे में ब्रोंस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग। बेसिस आर, बेसिस बहुत इजी, बेसिस आर प्रोटॉन, प्रोटॉन, सो बेसिस आर प्रोटॉन रिसीवर। मतलब जो, तो यहाँ पे ब्रोंस्टेड लॉरी के हिसाब से, जो ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो ब्रोंस्टेड लॉरी ने डेफिनेशन दिया एसिड बेस की, जो प्रोटॉन डोनर होता है वो हमेशा एसिड होता है, जो प्रोटॉन रिसीवर होता है वो हमेशा बेस होता है। मतलब जो हाइड्रोजन आयन किसी को दूसरे को देता है वो हमेशा एसिड होगा, और जो किसी दूसरे से हाइड्रोजन आयन ले लेता है वो हमेशा बेस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अमोनिया ने क्या किया है, अमोनिया गैस ने वाटर से हाइड्रोजन आयन लिया है, मतलब प्रोटॉन लिया है, तो ये बेस है। यहाँ पे HCl ने इसको दिया है, तो HCl क्या है, एसिड है। तो ये ब्रोंस्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट था। अब ब्रोंस्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट की एक खासियत ये है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसकी खासियत में ये आता है ना कि आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के लिए था, सिर्फ मॉलिक्यूल, और वो भी वो एसिड बेस के मॉलिक्यूल जो पानी में सॉल्युबल हो। लेकिन ब्रोंस्टेड लॉरी की खासियत क्या थी कॉन्सेप्ट की, ये हमेशा मॉलिक्यूल के लिए भी था, ये जो इनसॉल्युबल होते हैं उनके लिए भी था, और ये आयंस के लिए भी है। देखिए कोई आयन जो होते हैं वो भी एसिड या बेस नेचर के होते हैं, उनके अंदर भी एसिडिक या बेसिक नेचर होता है, लेकिन आर्हेनियस ने उसकी कोई बात नहीं की थी। आर्हेनियस ने उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। लेकिन ब्रोंस्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम इवन ये भी बता सकते हैं, कोई अगर आयन आपको दिया गया है, चाहे वो कैटायन हो, चाहे वो जैसे NH4 पे प्लस होता है या OH माइनस, इस तरह से, तो कोई आयन भी एसिडिक या बेसिक नेचर के, ये भी हम ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट से प्रोटॉन रिसीवर या प्रोटॉन डोनर के टर्म में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ, with the help of Bronsted Lowry concept, we can define molecules, we can define the acidic or basic nature of insoluble substances, molecules and आयंस। सो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से भी आपको समझ में आएगा। तो अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए फिनॉल का ही मैं एग्जांपल लूँगा। अब फिनॉल का जब हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन का, जैसे मान लीजिए फिनॉल क्या है, फिनॉल मतलब C6H5OH, ये फिनॉल है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फिनॉल। तो जब इसका हम हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस से रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि ये जो है यहाँ से हाइड्रोजन, ये जो है ये यहाँ पे इसके पास चला जाता है, मतलब H+ जाता है, H+ मतलब प्रोटॉन जाता है। तो अगर ये प्रोटॉन यहाँ से इसको दे रहा है हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब अगर फिनॉल अपना, मतलब एक प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल आयन को दे सकता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर हो गया। इसका मतलब ये क्या है, प्रोटॉन डोनर। और प्रोटॉन डोनर को ब्रोंस्टेड लॉरी ने क्या कहा, एसिड। इसका मतलब फिनॉल क्या है, एक एसिड है जो कि पानी में इंसॉल्युबल होता है, पानी में नहीं घुलता है। इसलिए आर्हेनियस नहीं बता पाते इसको कि ये एसिड है कि बेस, क्योंकि ये घुलता ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन आयन देता ही नहीं, तो उनके इसके लिए, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती। तो यहाँ पे जब ये अपना हाइड्रोजन, मतलब ये अपना हाइड्रोजन आयन इसको दे देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H5O पे एक माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन मिलेगा हाइड्रोक्सिल के साथ, तो वाटर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये बेस हो गया। ऐसे ही अगर हम पिरिडीन की बात करें, सो C5, ये मान लीजिए 1 था, ये सेकंड था, H5N है। अब उसके बाद इसका रिएक्शन कराएं हम H+ के साथ, मतलब हाइड्रोजन आयन हम मैं ले लेता हूँ। तो इसका रिएक्शन जब होगा
तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन चला आएगा इसके पास यहाँ पे, ये हाइड्रोजन आयन क्योंकि ये सीधे हाइड्रोजन आयन है तो जुड़, ये मतलब सीधे प्रोटॉन है ये, तो ये आके यहाँ जुड़ गया इसके पास, तो ये क्या बन जाएगा C5H5NH पे प्लस आ जाएगा। तो ये सिर्फ आयन है, तो इसका मतलब ये क्या हो, इधर से इसने रिसीव कर लिया, तो ये क्या है प्रोटॉन, ये पिरिडीन है, पिरिडीन, पिरिडीन मतलब ये क्या हो गया, प्रोटॉन रिसीवर हो गया। और रिसीवर क्या है, रिसीवर हमेशा बेस होगा, इसका मतलब पिरिडीन क्या है, एक बेस है। तो हम इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी ये तो मैंने सिर्फ मॉलिक्यूल्स की बात की, अब मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल जिसके तहत हम बता सकते हैं कि आयंस भी, जैसे मान लीजिए तीसरा है अमोनियम आयन ले लीजिए, NH4 पे प्लस क्या है, ये अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन, और हालांकि ये कैट आयन है। तो इसका जब रिएक्शन होता है वाटर के साथ अमोनियम का, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन, मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन दिख रहा है आपको, तो ये 4 नहीं है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो ये सीधे आके इसमें H+ जुड़ता है, ये प्रोटॉन है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन, ये अमोनियम आयन क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन किसको दे रहा है, एक हाइड्रोजन को, इसको दे रहा है। तो यहाँ पे जब ये दे देगा तो इसके पास यहाँ पे NH3 बन जाएगा, प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, तो H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O पे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका अमोनिया हो गया। और जब ये अमोनिया हो गया तो इसने क्या, ये इसने प्रोटॉन दे दिया, तो अमोनियम आयन क्या हो गया, प्रोटॉन दे दिया इसने वाटर को, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोटॉन डोनेटर हो गया। और प्रोटॉन डोनर मतलब भाई सीधी सी बात है, ब्रोंचलोनी प्रोटॉन, जो भी प्रोटॉन दे सकता है वो एसिड होगा। इसका मतलब क्या है, अमोनियम आयन भी क्या है, एसिड है। वहीं अगर हम कार्बोनेट आयन की बात करें, चौथा एग्जाम्पल मैं दूंगा, कार्बोनेट आयन की बात करें अगर, तो कार्बोनेट आयन क्या होता है, कार्बोनेट आयन इज व्हाट, CO3 होता है जिसपे 2 माइनस साइन होते हैं। तो जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो होता क्या है एक्चुअली, तो यहाँ पे ये रिसीव करने वाला, ये इससे क्या करता है, एक हाइड्रोजन आयन ले लेता है वाटर से, ये आयन, तो ये जब आयन ले लेता है इसका क्या हो जाता है, ये हो जाता है HCO3 पे एक माइनस, CO3 HCO3 जब ये ले लिया है, और यहाँ पे क्या बचता है, OH पे माइनस। तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, ये रिसीव कर रहा है, तो ये कार्बोनेट आयन क्या हो गया, प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या हो गया, रिसीवर हो गया। और प्रोटॉन रिसीवर मतलब बेस, यानी कार्बोनेट आयन क्या होता है, बेस होता है, और अमोनियम आयन क्या होता है, एसिड होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन दे रहा है, ये प्रोटॉन ले रहा है, इसका मतलब ये रिसीवर हो गया, तो ये बेस हो जाएगा। तो ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखिए इतना ब्रॉड हो गया। आर्हेनियस क्या था, सिर्फ उसी के लिए था जो पानी में सॉल्युबल हैं, हम बता सकते हैं आयन के लिए भी नहीं था, इनसॉल्युबल एसिड्स या बेसिस के लिए भी नहीं था। तो हमें ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो मिला, ये थोड़ा सा उससे एडवांस है, एकदम एडवांस है। ये देखिए इतनी सारी चीज़ों को डिफाइन कर ले रहा है कि एसिड भी, मतलब आयंस भी एसिड या बेसिक नेचर के हो सकते हैं, हम पता कर सकते हैं बस यही प्रोटॉन एक्सचेंज के थ्रू। प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो हमेशा एसिड होगा, प्रोटॉन रिसीव कर रहा है तो हमेशा बेस होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम एसिड या बेसिस की स्ट्रांगनेस के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रांगनेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखिए स्ट्रॉन्ग, कुछ बेसिक एसिड्स या बेस कुछ भी हों, ये हमेशा दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। हम देखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल में आपको समझा दूं, अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड्स भी हमेशा दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है। ऐसे ही बेसिस भी दो तरह के मिलेंगे आपको, एक स्ट्रॉन्ग मिलेगा, एक वीक मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ सबके सामने। देखिए स्ट्रॉन्ग, अगर हम एसिड की बात करें, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो हमेशा, जैसे HCl, जैसे H2SO4, ये सब क्या हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग हैं, एसिड्स हैं। वैसे ही अगर हम वीक एसिड्स की बात करें तो जैसे H2S, ये वीक होता है। HCN, ये भी एक वीक एसिड है। तो ये सब वीक एसिड। वैसे स्ट्रॉन्ग बेस में अगर आए हम, तो स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। वहीं वीक में अगर आए तो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, एक वीक बेस होता है।
तो अब डिफिनीशन अगर समझना चाहते हैं आप, सो स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, इसकी डेफिनेशन एक्चुअली क्या होती है, द बेसिस और एसिड्स whose acids or bases whose degree of ionization is higher are called strong acids और बेसिस। तो आप देखेंगे मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, केमिस्ट्री के इसी चैप्टर का जो पार्ट फर्स्ट है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब क्या होता है। जब मैंने बताया था आयरनेस के अकॉर्डिंगली, जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होता, उसके कुछ ही मॉलिक्यूल्स होते हैं आयनाइज होते हैं। जैसे मैंने बताया था कल कि AB है, तो उसमें से 100 मॉलिक्यूल है तो 10 मॉलिक्यूल या 40 मॉलिक्यूल्स जो है वो आयनाइज्ड होंगे। तो जो 40 मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड होते हैं वही क्या होता है, वही उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तो वही हो जाता है आयरन की मात्रा, दैट इज़ कितना कन्वर्ट हो रहा है। तो हमेशा जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं उनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमेशा ज़्यादा होता है। मतलब अगर हम 100 मॉलिक्यूल अगर 100 मॉलिक्यूल्स ले लें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो उसमें मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयनाइज्ड हो जाएंगे, वो आयन में टूट जाएंगे। तो ये खासियत होती है, वीक में ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर कोई भी वीक जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो बहुत आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देगा, वो बहुत ही ईजिली हाइड्रोजन आयन दे सकता है। अगर वीक है तो नहीं देगा, ये क्वालिटी होती है। ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो हाइड्रोक्सिल आयन को बहुत इजीली रिलीज़ कर देगा। जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं जिनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, हायर होता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जिसका हायर होता है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, चाहे एसिड हो चाहे बेस। अब जैसे NaOH है ना, तो ये बहुत इजीली हमें Na+ और OH- दे देता है, बहुत ईजी में, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। ऐसे HCl है, ये बहुत इजीली हमें हाइड्रोजन आयन दे देता है, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे अगर वीक हो तो नहीं होता है ऐसा। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर हम ध्यान से देखें जो हाइड्रोजन आयन होता है, कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपको एकदम दिमाग में रख लेना है। देखिए जो हाइड्रोजन आयन होता है हाइड्रोजन आयन present is present in the form of H3O+ in water। जब वाटर में रहता है H हाइड्रोजन आयन तो वो हमेशा हाइड्रोजेनियम, इसको हाइड्रोजेनियम कहते हैं, H3O+ इसके फॉर्म में रहता है, ये आपको नोट करना है। और प्योर वाटर के लिए अगर देखा जाए, फॉर प्योर वाटर, अगला कॉन्सेप्ट, अगला फैक्ट समझ लीजिए, फॉर प्योर वाटर हमेशा जो कंसंट्रेशन, देखिए कंसंट्रेशन को हमेशा हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। किसी भी आयन को अगर हम या मॉलिक्यूल को अगर हम बिग ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसका मतलब हम उसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। और कंसंट्रेशन मतलब उसके 1 लीटर में उसके कितने मोल हैं, मोल आपको पता ही होगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हमेशा इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। प्योर वाटर, अगर वाटर प्योर है तो उसके हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। मतलब जितना इसकी संख्या, अगर 1 लीटर पानी में 100 हाइड्रोजन आयन है तो 100 ही हाइड्रोक्सिल आयन भी होंगे, इसका मतलब ये है। तो जनरली अगर देखा जाए आयनिक जो प्रोडक्ट होता है, मतलब सिंस ये पता गया, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है कि H+ इंटू OH- वाला हमेशा ये 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है। अब चूंकि दोनों बराबर होते हैं, मान लीजिए K है एग्जाम्पल में, तो ये बराबर ये मान लीजिए K है, तो यहाँ पे हम K इंटू K कर देंगे, बराबर 10 इंटू इस पे 7 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तब भी 14 ही आएगा। तो यहाँ पे K² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻7 पे 14, तो इसको स्क्वायर से काट दीजिए तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻7। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, 1 इंटू 10⁻7। तो ये हो गया। अब इससे क्या होता है, तो
ये जनरली क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस और एसिड्स के बारे में मैंने बात की। अब देखिए हम लास्ट, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है एल्काली, जिसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए एल्काली भी बेस ही होता है, लेकिन कैसा बेस? पहली चीज़ ये तो पानी में हमें एल्काली उस बेस को कहते हैं जो सॉल्युबल, पानी में सॉल्युबल होता है। और दूसरी चीज़ मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, द बेसिस in which the hydroxyl ion, that is what, OH minus, is found in pure form is known as एल्काली। मतलब वो बेसिस जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है वो प्योर फॉर्म में होता है, उसको हम एल्काली कहते हैं। मतलब कोई बेस है जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन अगर प्योर फॉर्म में तो वो एल्काली होगा, लेकिन हर बेस एल्काली नहीं हो सकता। हर एल्काली बेस है ये सही है, लेकिन हर बेस मतलब एल्काली नहीं हो सकता। एग्जांपल अगर हम लें तो जिसमें OH आपको सीधे दिख रहा है, जैसे NaOH, KOH या NH4OH, ये सब क्या है? ये सब एल्काली है। लेकिन अमोनिया भी देखिए, क्या अमोनिया भी क्या, ये भी बेस है, लेकिन ये एल्काली नहीं है, नॉट एल्काली, क्योंकि इसमें प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता है। सो अब हम आपसे, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको मुझे आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।